केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं कैटालिसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कैटालिसिस को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अपना नॉलेज को रिवाइंड करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी, हमने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा हुआ है। हेबर्स प्रोसेस जो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए होता है। एक हमने पढ़ा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा है। एक होता है ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस होता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। और ये तीनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कैटलिस्ट की हेल्प के बिना नहीं हो सकते हैं। कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। एंजाइम्स को वहां पर हम बायोकैटलिस्ट का नाम देते हैं। सो कैटलिस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कैटलिस्ट की हेल्प के बिना ये रिएक्शन नहीं होते, पर कैटलिस्ट क्या है उसको तो डिस्कस करना बनता है फिर। तो कैटलिस्ट क्या है? Catalyst is the substance which, when present in a chemical reaction, accelerates its speed and is recovered unchanged in amount and chemical characteristics when the रिएक्शन इज ओवर। तो क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो वो वहां क्या करता है? वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एक्सिलरेट करता है, और स्पीड तो एक्सिलरेट कर दी, अपना काम कर दिया उसने, और अपना काम करने के बाद वो रिकवर हो जाता है, अनचेंज्ड फॉर्म में रिकवर होता है। जितना अमाउंट था उतना का उतना, और जैसी उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसी की वैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन्ड रहती है जब वो रिएक्शन खत्म हो जाता है तब। तो कैटलिस्ट एक रिएक्शन में आता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है, और रिएक्शन खत्म होने के बाद एज इट इज अनचेंज्ड वो वापस से रिकवर हो जाता है। तो ये तो हो गई कैटलिस्ट की बात। टॉपिक तो कैटालिसिस है ना। तो कैटालिसिस क्या है? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैटालिस्ट इन अ chemical reaction is known as catalysis। तो कैटालिसिस क्या है यहाँ पर? कैटालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट का यूज हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो उस प्रोसेस का नाम है कैटालिसिस। तो ये आपकी कैटालिसिस की भी बातें हो चुकी है। हमने पढ़ लिया क्या है कैटलिस्ट, हमने पढ़ लिया क्या है कैटालिसिस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कैटलिस्ट की, अब हम वो पढ़ेंगे ताकि हम कैटलिस्ट को और अच्छे से समझ पाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिएक्शंस को देखें। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज of
रेट फॉर रिएक्शन के, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बात बताई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सेलरेट या इंक्रीज करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी इन प्रोसेस। जो रिएक्शन ऑलरेडी चल रही है उसी रिएक्शन के लिए उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैटेलाइज नहीं हो सकता। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का कोई काम नहीं है, कैटलिस्ट वहां पे कोई मदद नहीं कर सकता है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, उसी में कैटलिस्ट वर्क कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल अमाउंट of catalyst is sufficient for a reaction। एक रिएक्शन के लिए थोड़ा सा अमाउंट कैटलिस्ट का काफी होता है, हमें बहुत ज्यादा बल्क में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, स्मॉल अमाउंट में ही ये सफिशिएंट होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर अ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। A catalyst remains unchanged। ये पॉइंट हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। कैटलिस्ट जो होता है वो अनचेंज रहता है। कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी अनचेंज रहती है, बट हम कह सकते हैं ओनली फिजिकल properties of a catalyst can change। सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। कैसे? like there is change in shape, color और state। ये छोटी मोटी चेंजेस होंगे इसमें, मींस फिजिकल चेंजेस ही इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं कैटलिस्ट में। केमिकली वो अनचेंज रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। बहुत ही स्पेसिफिक नेचर होता है इसका। हम एक कैटलिस्ट को बहुत सारी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। एक रिएक्शन के लिए एक ही पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, अगर वो चेंज कर दोगे तो आप रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। दे हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर के लिए, जिसके साथ काम करना है उसी के साथ ही करेगा। अदरवाइज आप किसी और के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करवाओगे इससे, ये एडजस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, ये नहीं करेगा काम। जिसके साथ इसके रिएक्शन हो सकती है उसी के साथ ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोर effective in finely divided form। अगर ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में है, तब इस केस के अंदर ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। cannot change the state of equilibrium। इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज नहीं कर सकता। ये इक्विलिब्रियम कब होता है? इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। फिर ये क्या करता है? इट increase the speed of both forward and backward reaction to the same extent। एक सेम एक्सटेंट में, मतलब कि इक्वली वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड चेंज कर देता है, बढ़ा देता है स्पीड को। सिर्फ इतना
काम करता है, कैटलिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करता है, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को, तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटलिस्ट. अब हम डिस्कस करेंगे कि कैटलाइज्ड रिएक्शन और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है. सो उस चीज को हम डिस्कस करने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफिकल मेथड से आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और उन दोनों के कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के बीच के डिफरेंस को आप समझ पाओगे. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं आपके लिए. तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए कैटलाइज्ड रिएक्शन. क्या होता है रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का एक कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर? सो लेट्स सी. ग्राफ बनाएंगे. यहां पे हम शो करेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इधर हम शो करेंगे एनर्जी. तो कैटलाइज्ड रिएक्शन सबसे पहले मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगी. पहले अनकैटलाइज्ड ड्रॉ करते हैं, वो बेटर रहेगा. ये है आपका कर्व इस तरीके से, राइट. ये है आपका अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कर्व. यहां आपके रिएक्टेंट्स हैं और यहां आपके प्रोडक्ट्स होंगे, राइट. और इसके लिए अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो यहां पे ये जो है पीक और रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये हाइट आपकी शो कर रही है. एक तरह से ये बैरियर है आपका एक्टिवेशन, जहां से ये बैरियर क्रॉस, एनर्जी बैरियर यहां से जब क्रॉस हो जाएगा तब प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की. रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी आएगी तब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे. अब हम बात करते हैं दूसरे केस की. हम बात करते हैं कैटलाइज्ड रिएक्शन की. ये आपके लिए कैटलाइज्ड रिएक्शन बनाया है मैंने. ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन. कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो इसके अगर हम केस देखेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करने के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वहां कम है. ये एक्टिवेशन एनर्जी है EA फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन. मैंने C लिखा है क्योंकि कैटलाइज्ड रिएक्शन है. तो आप देख सकते हो कि कैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरेटिवली अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है. तो अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो एक लाइन में मैं कह सकती हूं कि अ कैटलाइज्ड रिएक्शन हैज always lower activation energy as compared to an uncatalyzed reaction. सो एक लाइन में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी इस ग्राफ की कि एक कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन.
सो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करता है ना, कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ मिलेगा और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम होती है और इजीली वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now we will discuss our next topic, that is homogeneous and heterogeneous catalysis. Homogeneous and heterogeneous catalysis डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस को। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? होमोजीनियस कैटालिसिस द reaction mixture and the catalyst forms a single phase। आपके होमोजीनियस कैटालिसिस के अंदर रिएक्शन मिक्सचर और आपका कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूं, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, पहली रिएक्शन का पहला एग्जांपल है जो गैसियस फेज में है। इसकी ऑक्सीडेशन होगी ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी गैसियस फेज में है। इट विल टेक place in the presence of nitric oxide. This is the catalyst and this is also in the gaseous phase, and it will form sulfur trioxide, that is also in the gaseous phase। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका रिएक्शन मिक्सचर और आपका कैटलिस्ट सभी के सभी गैसियस फेज में। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये आपका है सुक्रोज, सुक्रोज है, ये आपका एक्वस स्टेट में है। इसका हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर लेंगे हम साथ में जो लिक्विड फेज में है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड, जहां से हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा एक्वस स्टेट में, राइट। यहां से हमारा बनेगा C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ऑल्सो इन द एक्वस स्टेट, और साथ में मिलेगा C6H12O6, that is also in the aqueous state, it is fructose। तो आप यहाँ देख सकते हो एक तरह से लिक्विड फेज, aqueous phase is also a liquid state, तो ये सारे के सारे लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है ये मोस्टली गैसियस और लिक्विड स्टेट से ही एसोसिएटेड है। ज्यादातर गैसियस फेज और लिक्विड फेज में ही हेटेरोजीनियस कैटालिसिस देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट अपने टाइप पे आ जाते हैं, वो है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। क्या होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस? यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर और जो आपका कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंट होते हैं आर इन डिफरेंट फेज। ये इनका फेज डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हेबर्स प्रोसेस के बारे में। मैंने नाम लिया था इस प्रोसेस का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ये बताना जरूरी है कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए यूज होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज इन गैसियस स्टेट, देन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन गैस दैट इज also in the gaseous state, and the catalyst is iron that is in the solid state, and comes the product ammonia that is also in the gaseous state। तो आप देख सकते हो रिएक्शन मिक्सचर और आपका कैटलिस्ट
अलग फेज में प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको एक प्रोसेस का नाम लिया था आपके सामने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, तो हम पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्टेप डिस्कस करेंगे जो कि कैटलाइज्ड होता है। तो ये इसमें आपका प्रेजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज इन द गैसियस स्टेट। साथ में होती है सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन द गैसियस स्टेट। ये रिएक्शन होता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, प्लैटिनम मेटल इज इन द सॉलिड स्टेट, और आपका बनता है यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे भी आपके रिएक्शन मिक्सचर और जो आपका कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में है, दैट इज द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। एक और रिएक्शन का मैंने नाम लिया था ओस्टोल प्रोसेस। ओस्टोल प्रोसेस यूज होता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे भी हम पूरा प्रोसेस ना डिस्कस करके सिर्फ वो स्टेप डिस्कस करेंगे जो कैटलाइज्ड होता है। यहाँ पे आपका होता है अमोनिया जो गैसियस स्टेट में है, साथ में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी दैट इज ऑक्सीजन, 5 molecules of oxygen, that is also in gaseous state. It will give in the presence of platinum, that is a solid catalyst, it will give 4NO, that is nitric oxide, that is in the gaseous state, और साथ में मिलता है H2O, that is also in the gaseous state. तो यहाँ पे आपको मैंने 3 रिएक्शंस बताए हैं, बड़े ही फेमस रिएक्शंस हैं, और इन तीनों में कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर दोनों ही डिफरेंट फेजेस में होते हैं, मींस दे आर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हमने पढ़ लिया है होमोजेनियस कैटालिसिस भी और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस भी। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, और स्टार्टिंग में हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, एड्सॉर्प्शन ही यहाँ पे इन्वॉल्व होगा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की थ्योरी के अंदर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थ्योरी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज थ्योरी ऑफ heterogeneous catalysis. So, heterogeneous catalysis is based on the adsorption theory. ये है adsorption theory पे based। तो यहां पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर मोस्टली इन गैसियस स्टेट। ज्यादातर रिएक्टेंट्स आपके गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं, और जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट्स आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। तो हमारे कैटलिस्ट मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं और रिएक्टेंट्स मोस्टली गैसियस स्टेट में होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। हम इस थ्योरी का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ मैकेनिज्म भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी कैटलिस्ट। ये मैंने कैटलिस्ट ड्रॉ करा है, सरफेस कैटलिस्ट का इस तरह से। ये है हमारा कैटलिस्ट सरफेस with free vacancies. Catalyst surface have free valencies, बस valencies फ्री होती हैं। यहाँ साथ में आपका आएगा
रिएक्टेंट्स आपके दो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। तो ये दोनों आपके हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है मैकेनिज्म का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट के सरफेस पे। तो मैं वहां मैकेनिज्म शॉर्ट में लिख रही हूं, आप समझिए। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है डिफ्यूजन, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। नाउ अब क्या होने वाला है? अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब इसमें क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ये एड्सॉर्ब होंगे कैटलिस्ट के सरफेस पे। तो करते हैं इनको एड्सॉर्ब। ये आपका कैटलिस्ट का सरफेस बना रही हूं मैं फिर से। और यहाँ इसके सरफेस पे एक ए यहाँ आ जाएगा और एक ये बी यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया? सेकंड स्टेप है हमारा एड्सॉर्प्शन। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएशन हुई है। किसकी? एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहां से, इधर नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे बनेगा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम यहां बना रहे हैं। तो देखिए ये आपका सरफेस है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट का सरफेस है। यहाँ पे आपके ए और बी ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एड्सॉर्ब्ड थे, और अब इन दोनों के बीच में वीक बॉन्ड्स बनने लगेंगे। इस तरीके से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा। तो आपका थर्ड स्टेप जो है वो है केमिकल रिएक्शन का। यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन the reactant A and the reactant B which are adsorbed on the surface of the catalyst। तो ये जो आपका बन गया है इससे हम कह सकते हैं ये है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आपका कैटलिस्ट है। यहाँ पे ये कैटलिस्ट एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और साथ में आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप में हो रही है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन किसकी? डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स यहां से डिसोसिएट हो जाएंगे, इस सरफेस से टूट जाएंगे। वो सबसे पहले वो टूटेंगे, लेकिन टूट के उसके सरफेस पे एडसॉर्ब्ड रहेंगे। यहां से ये बॉन्ड टूटने लगेंगे सबसे पहले, तो डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको हम डिसॉर्प्शन बोल सकते हैं। डिसॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपका लास्ट स्टेप क्या बचेगा? लास्ट स्टेप आपका होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स अवे फ्रॉम
बन चुके हैं, रिएक्टेंट्स नहीं रहे हैं, तो डिफ्यूजन होगा इनका अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट के सरफेस पे थे, डिसॉल्व हो चुके थे, अब उनको वहां से रिमूव करना है। तो ये आपके 5 स्टेप्स में पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है। फिर से इसको डिस्कस करते हैं, फटाफट से समराइज करते हैं। डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे डिफ्यूज होंगे रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पे, मतलब अब डिफ्यूज होने स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें एडजॉर्प्शन होगी, तो ये एडजॉर्ब हो गए हैं सरफेस पे। एडजॉर्ब होने के बाद वो बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने लगेगी, थर्ड स्टेप। इसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये यहाँ से डिसोसिएट होने लगेंगे प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट के सरफेस से डिसोसिएट होने लगेगा, जो कि डिसॉर्प्शन स्टेप है। डिसोसिएट होने के बाद वो डिफ्यूज होगा प्रोडक्ट, कहां से, कैटलिस्ट के सरफेस से दूर ले जाया जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। ये जो मैकेनिज्म है, एडजॉर्प्शन थ्योरी इसको इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंगली नहीं बता रहा है। एडजॉर्प्शन थ्योरी जो हमने अगर डिस्कस करें, अप्लाई करें, तो स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट के बारे में नहीं बता पा रहा है। तो ये चीज बहुत ही इसका बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आई मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो इसके एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी, स्पेसिफिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। सो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आई है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। उसमें भी यही स्टेप्स फॉलो होंगे, बस एक एडिशन है, स्पेसिफिसिटी को वो जो है क्लियर करती है। तो मैकेनिज्म में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुराना जो मैकेनिज्म था एडजॉर्प्शन थ्योरी पे जो बेस था, उसमें कोई इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनता है, बताया नहीं गया था, एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो एडजॉर्प्शन जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था, वहां पे कहीं डिस्कस नहीं हुआ है कि वो एक इंटरमीडिएट बनाता है। लेकिन इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी आई, जिसने बताया कि एडजॉर्प्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बनने से पहले, एडजॉर्प्शन होने के बाद और प्रोडक्ट्स बनने के पहले उनके बीच में एक स्टेप होता है, जिसमें कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब होने के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट एडजॉर्प्शन थ्योरी में नहीं है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट। फीचर्स ऑफ ए सॉलिड कैटलिस्ट। क्या होता है, क्या क्या फीचर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू accelerate the chemical reaction। रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने की एबिलिटी को हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो यहां मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली। एडजॉर्प्शन होती है सबसे पहले। तो एडजॉर्प्शन होती है कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। तो उस केस के अंदर रिएक्टेंट्स जो है वो बाइंड अप हो जाते हैं सरफेस पे कैटलिस्ट के, और वो उनके बीच में जो बाइंडिंग होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग ना हो कि वो इमोबाइल हो जाए, वहां से मूव ही ना कर सके। तो सबसे पहले सरफेस सैचुरेट होगा कैटलिस्ट का पार्टिकल्स से। किसके पार्टिकल से? रिएक्टेंट के पार्टिकल से। और वो एक लेयर बना लेगा, और वो इतना ज्यादा इंटेंस लेयर होगी कि दूसरे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बच गए हैं वो उस सरफेस पे ना चिपक पाए, ना उस पे एडजॉर्ब हो पाए। तो इस तरह से पहले एक लेयर बनेगी और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूं आपको। एग्जांपल मैं दूंगी हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी
हाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और कुछ टेम्परेचर इसको चाहिए होता है ताकि ये रिएक्शन कैरी आउट हो सके। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फैट में, और ये जो सॉलिड फैट है उसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में डालडा घी बोलते हैं। तो ये डालडा घी बनाने का प्रोसेस है एग्जैक्टली। तो यहाँ इस प्रोसेस की एज एन एग्जांपल मैं डिस्कशन करूं तो यहाँ पे कैटलिस्ट एक्टिविटी किस तरह से चलती है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है, कैटलिस्ट एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, तो यहाँ पे कैटलिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर 5 to 11। 5 से 11 की तरफ जाते हैं तो कैटलिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन जो मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम कैटलिस्ट एक्टिविटी जो देखने को मिलती है इज शोन बाय ग्रुप 7 टू ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ग्रुप 7 और 8 ग्रुप जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कैटलिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं इस रिएक्शन में। तो ये आपको दिखा रहा है किस तरह से मेटल्स की ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, ट्रांजिशन मेटल्स की यहाँ बात हो रही है, कैसे कैटलिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की। तो ये बात होगी एक्टिविटी की, जिसमें कैटलिस्ट की स्पीड अप, एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी को देखा गया है। नेक्स्ट जो फीचर है सॉलिड कैटलिस्ट का वो है सेलेक्टिविटी। तो आपका जो रिएक्टेंट होता है वो जब कैटलाइज होता है तो उसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो वैसे भी बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो वो हम एक तरह से कह सकते हैं सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव होता है आपका कैटलिस्ट। कैसे सेलेक्टिव होता है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने वाली हूँ आपको, वो एग्जांपल आपको सारी बातें क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किस तरह से अलग अलग रिएक्टेंट्स, अलग अलग आपके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये देखिए ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट सेम है। यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं विद द सेम रिएक्टेंट्स बट डिफरेंट कैटलिस्ट। तो यहाँ ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें आपको कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी दिखाई जा रही है। तो निकेल अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मीथेन और वाटर। अगर हम ये कैटलिस्ट लेंगे तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा मिथेनॉल। यहाँ पे एक और कैटलिस्ट लिया गया है कॉपर, हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं तो हमारा बनेगा मिथेनल डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपका सेलेक्टिव नेचर दिखाया जा रहा है, एक कैटलिस्ट कितना ज्यादा सेलेक्टिव होता है, कितना ज्यादा एक्टिव होता है। ये पॉइंट्स, ये फीचर है आपके सॉलिड